साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, बिहार का चुनाव बहुत कांटों भरा होने जा रहा है। कांटों भरा इसलिए दोस्तों कि फिर जो भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत ट्रैक है उस पर पार्टी लौटने जा रही है और उसकी वजह कई है। एक तात्कालिक कारण है दोस्तों कि वक्फ एक्ट के खिलाफ एक बड़ा कॉन्फ्रेंस, बड़ी रैली पटना में हुई। बिहार, उड़ीसा, झारखंड के इमारत शरिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सहयोग से, जिसमें प्रतिपक्ष के तमाम कद्दावर लीडर शामिल हुए और खास करके जो इंडिया अलायंस के वहां सीएम के चेहरा है तेजस्वी यादव, और उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और उस बात को अलग ढंग से ले उड़ी है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, सवाल इंडिया अलायंस से भी है, सवाल तेजस्वी यादव से भी। तेजस्वी यादव ने फिर जज्बाती बातें की हैं और वर्गलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है कि मुसलमानों को भारत से बाहर भेज दे, और कहा कि अगर उनकी सरकार आई तो वक्फ एक्ट फाड़ दिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा, मुसलमानों की जमीन कोई ले नहीं सकता। तो हमारा तेजस्वी यादव से कहना है कि तेजस्वी बाबू, सिर्फ जज्बाती बातों से बात नहीं बनती। अगर आप हकीकत में मुसलमानों का भला चाहते हैं तो उनको हिस्सेदारी दीजिए। आप ही लोग कहते हैं ना, जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। तो पहले तो ये बताइए कि इस विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी या आपका गठबंधन मुसलमानों को कितनी टिकट देने जा रहा है? क्या जितने वोटर्स हैं मुस्लिम, जितनी आबादी है उनके अनुपात में क्या आप 50, 55, 60 सीटें देने जा रहे हैं? प्रशांत किशोर, जन स्वराज के सूत्रधार, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि 50 के आसपास सीटें देंगे। आप देने जा रहे हैं या नहीं? या ये बताइए कि आपके दल में कितने मुस्लिम चेहरे हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं? ये सवाल है आपसे सीधे सीधे तेजस्वी जी। और सवाल यह भी है कि अगर सरकार आपकी बनती है तो उनको, किसी मुस्लिम एमएलए को क्या डिप्टी सीएम बनाएंगे आप? आप वादा करते हैं? क्या आप वादा करते हैं कि जो पसमानदा मुस्लिम है उनको आप आरक्षण देंगे? सिर्फ जज्बाती बातें करना। अरे किसी में हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों को यहां से बाहर भेज दे। आप क्या कहेंगे? यह संविधान है जो सारे लोगों को सुरक्षा देता है, प्रदान करता है, और अभी दम नहीं है किसी में कि संविधान को बदल दे। सिर्फ दो शब्द सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को बदलने की बात हो रही है, और इस बात को ले उड़ी है कौन? भारतीय जनता पार्टी। दरअसल क्या उसकी हालत पतली हो रही है क्या विधानसभा चुनाव में जो होने जा रहे हैं? उसने कह दिया है कि भैया समाजवाद नहीं, इनके लिए नमाजवाद है। अब बताइए, हद होती है। और वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है शरिया लागू करना चाहते हैं। उल जलूल की बात है। तो सारे चीजों पर, सारे बिंदुओं पर वक्फ कॉन्फ्रेंस और उसके बाद जो धमाचौकड़ी मची है बिहार में, इसका पोस्टमार्टम करेंगे हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं शैलेंद्र सिन्हा। तो हम आपको सीधे उनके पास ले चलते हैं। हाँ, तो शैलेंद्र जी, जो वक्फ कॉन्फ्रेंस हुई पटना में, उसमें इंडिया अलायंस के कई लीडर, दिग्विजय सिंह हैं, सलमान खुर्शीद हैं, इमरान प्रतापगढ़ी हैं, लेफ्ट के दीपंकर भट्टाचार्य, AIMIM के भी अख्तर इमान हैं, और तेजस्वी यादव भी, पप्पू यादव थे, कन्हैया कुमार थे, कई लीडर थे। और सबने बड़ी बड़ी बातें की, लंबी चौड़ी, और सीधे से मामला है सब वोट की राजनीति का है, इससे कोई इनकार नहीं। लेकिन सवाल ये भी है कि वक्फ एक्ट के साथ जो छेड़छाड़ की गई है वो बड़ा सवाल है, और उससे उद्वेलित है अल्पसंख्यक का मुस्लिम समाज जो।
लेकिन इसके बाद जो वहां राजनीति शुरू हो गई, भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से उसके नेता बयान दे रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या हालत बिल्कुल पतली है भाजपा की? ऐसा क्यों हो रहा है वहां? किस ढंग से आप इस सारे सिनेरियो को देखते हैं? देखिए, क्योंकि बिहार में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं जी, तो एक तरीका या एक नज़रिया तो वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में उसको देखने की बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि आप जी। जान ही रहे हैं जो वो सत्ता में है और उनके पास ऐसे कोई बड़े मुद्दे नहीं है या बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है जिसके आधार पर वो लोगों के जी। बीच में जा सके। रहा सवाल दूसरा, जो इंडिया अलायंस का या इस वक्फ संशोधन जो एक्ट है, कानून है, उसमें तो उसे लेकर के देखिए जो लगातार पूरे देश में, रांची में भी जी। पिछले महीने का आयोजन हुए थे, उससे पहले देश के अलग अलग हिस्सों में भी आयोजन होते रहे। तो इसी सिलसिले में, क्योंकि पहले ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया था जो वो इस आंदोलन को लंबा लेके चले, और यही वजह है जो वहाँ हर जहाँ जहाँ उनकी सभाएं हो रही है, जहाँ जहाँ कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है, भीड़ भी जुट रही है और विपक्षी दल के तमाम नेता एकजुट एक मंच पे आ भी रहे। तो आप इसको उसी नजरिए से देख सकते हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव वहां पहुंचे, दूसरे अन्य दलों के नेता पहुंचे और बिहार में चुनाव होना है, तो ऐसे में उनका भाषण या उनका बयान जो है, उनकी जो बातें हैं, आप उसको चुनावी नजरिए से देख सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन मुद्दा यह भी है जो क्या इसी बहाने एकजुटता आने वाले चुनाव के नजरिए से आप विपक्षी दलों में देख रहे हैं, क्या उसका असर आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव पे पड़ेगा? जो गैर एनडीए दल हैं, गैर एनडीए जो वोट बैंक है या फिर उसमें वोटों का विखराव ना हो, उसमें ये कितना बड़ा एक कह सकते हैं जो मील का पत्थर साबित होगा, तो एक नजरिया उस पर रखना चाहिए। रहा सवाल जो इसका या फिर भाजपा की हालत कैसी है, पतली है या क्या है, तो निश्चित रूप से देखिए उसका अलग अलग तरीके से आकलन हो सकता है। जिस तरीके से आपने ये मुद्दा उठाया जो वो परंपरागत मुद्दों पे जो खासकर हिंदू मुसलमान के बीच में एक सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा करके हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश पूर्व में भी होती रही है, अलग अलग मुद्दों को भुनाने की, जज्बाती तौर पे जो मुद्दे हैं उनको भुनाने की कोशिशें होती रही। तो निश्चित रूप से यदि इस तरह के बयान, चाहे वो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हो, चाहे दूसरे नेताओं का बयान हो, चाहे वहाँ के बिहार के उप मुख्यमंत्री जो दोनों हैं वो बीजेपी से हैं, तो उन लोगों का बयान हो, तो आप उसको इस नज़रिए से निश्चित रूप से देख सकते हैं। जो उनके बयानों का मतलब ही ये है जो किसी तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण हो, मुद्दों का ध्रुवीकरण हो, क्योंकि बिहार की जनता का मतलब आप कह सकते हैं जो उनकी राजनीतिक चेतना इतनी बेहतरीन है जो वह इस बार, कम से कम इस बार के चुनाव में तो वह ऐसे उलूल जुलूल बयानों में या उलूल जुलूल दावों में नहीं फंसने वाली है। तो निश्चित रूप से बावजूद इसके बीजेपी लगातार इसी दिशा में। अब आप देखिए शैलेंद्र जी, लोकसभा चुनाव के समय भी ये कह रहे थे कि शरीयत लागू हो जाएगा, उस समय भी यही बातें कह रहे थे, ना सिर्फ शरीयत बल्कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, हाँ ये कर लेंगे, भैंस छीन लेंगे, ये सारी चीजें, हाँ, तो उस समय भी ये चीजें हो टाइट हो गया था उनका मुद्दा। निश्चित रूप से आज देखिए ना, उसके बाद के कई चुनाव में जी, खासकर यदि आप तेलंगाना में देख लीजिए जो सत्ता में वापसी कर बैठी है विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस वहाँ, या फिर जम्मू कश्मीर में एनसी और इसका कांग्रेस का गठबंधन, कर्नाटक में तो हनुमान जी को भी ले आए थे निश्चित रूप से। तो क्या वहां पर ये चीजें हो गई क्या? जी नहीं, वहां पे ये नहीं हुई, तो किस तरह से यहाँ पे इस तरह की बयानबाजी हो रही है? तो लोग, क्या आपको लगता है कि कोई इनका चल नहीं पाया, जरा ऑपरेशन सिंदूर और भाजपा की विजय यात्रा, ये सब चीजें? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर तो देखिए भाजपा या केंद्र सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है, वो निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर जिस ढंग से अपने नेता की तस्वीर के साथ प्रचार प्रसार, वो देखिए वो अलग मुद्दा है, केंद्र सरकार क्या करती है, लेकिन वो भारतीय सेना का पराक्रम है, बिल्कुल निसंदेह के उनको मतलब आप कह सकते हैं जितना भी सैल्यूट किया जाए भारतीय सेना के इस पराक्रम को बहुत कम है, और पूरा देश उनके साथ खड़ा रहा, बिल्कुल खड़ा है, वो राजनीतिक दल है या फिर सभी वो उनका काम है, वो उनका दायित्व भी था, वो उनकी चीजें थी जो वो अपने दुश्मन के ठिकानों पे जाके हमला करे और सफलतापूर्वक तो वो उन्होंने काम किया, वो उनकी ड्यूटी ही यही है। आप लेकिन उसे जिस ढंग से भुनाने की कोशिश की गई, तो इसी चीज को लेकर आप कह सकते हैं जो इसी चीज को लेकर के तो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, और इसी चीज को लेकर के तो लोग सवाल पूछ भी रहे हैं जो आखिर क्या जरूरत है इतना ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बात करने की। जिस सवाल उठा रहे हैं कि सीज फायर फिर क्यों कर दिया आपने?
वो देखिए वो एक अलग मसला है, ये भी सवाल लोग जनता के बीच में, ये सवाल है जनता के बीच में, और बहुत तीखा सवाल तीखा है, सवाल उसको लेके देखिएगा, क्योंकि एक बड़ा अवसर हमें मिला था। निश्चित रूप से इस बार जो होगा, इस बार इस घटनाक्रम के बाद ये पहला चुनाव होगा बिहार विधानसभा, जहां पे जनता इस मुद्दे पे भी अपने नजरिए को स्पष्ट करेगी, सवाल भी पूछेगी और वो फैसला भी लेगी। साथ ही साथ आपके मंशा पे भी सवाल उठेंगे, आपकी नीयत पे भी चीज़ें, वोटिंग होगी या उसके, आप जैसे कहते थे ना जब पहली बार जो मोदी जी ने तेल के दाम कम कर दिए, 10 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ, जैसे वो सत्ता में 2014 में आए थे, 15 में कच्चे तेल के दाम कम हुए थे, डॉलर के कीमतों में खासकर उसमें कमी आई थी, तो उसका असर हुआ था, जो तेल के दाम कम हो गए थे, तो उसको ये उपलब्धि का मतलब इन लोगों ने प्रचारित किया, जो देखिए कहा था जो कम हो जाएंगे और वो कम हो गए। तो निश्चित रूप से इस बार भी मतलब दरअसल इंडिया सरकार ने काम नहीं किया क्या? देखिए 20 साल इधर के अगर माने आप, अगर आरजेडी का गठबंधन को अलग कर दें तो 20 साल इधर जो है, उधर जो लालू रिजीम रहा या राबड़ी रिजीम रहा, उसके बाद 20 साल नीतीश कुमार ही सीएम रहे, और उसमें से बमुश्किल 1.5 या 2 साल रहे वो उधर आरजेडी की तरफ, लेकिन ज्यादा 17 और 18 साल तो भाजपा के साथ ही सरकार में बिल्कुल नीतीश कुमार ने सरकार चलाई। तो आपने कुछ किया कि नहीं क्या इधर, कि आपको फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाना पड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम करना पड़ रहा है? देखिए ऐसा नहीं है जो उपलब्धियां नहीं है, लेकिन आप इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं, जो विकास का काम वो सतत प्रक्रिया, आप यदि सत्ता में रहेंगे तो आपको काम करना ही पड़ेगा। आपके लिए बजट जब निर्धारित होती है तो फिर आपको उस बजट की राशि खर्च करनी है, ठीक है ना? तो फिर आप फिर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों उठा रहे हो? आपने काम किया तो बताइए जनता को, काम किया। यही सवाल तो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। हाँ, जो 11 सालों में केंद्र सरकार के पास क्या अपनी उपलब्धि है, 20 सालों में नीतीश कुमार के पास क्या अपनी उपलब्धि है, आप उस उपलब्धियों पे चर्चा क्यों नहीं? बिल्कुल, आप वो क्यों नहीं बताते? आप यदि पलायन और शिक्षा और बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को आप दूसरे प्रदेशों में पूछते हैं, जहाँ पे वो लोग जो गैर एनडीए के सरकारें हैं वहाँ पे, लेकिन आप अपने राज्यों में क्यों नहीं इस बातों को लेकर के पूछते? तो निश्चित रूप से सवाल तो होना चाहिए। देखिए 20 साल आप समझ सकते हैं, 2 दशक किसी भी प्रदेश के लिए कम नहीं होता। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, यदि आपने घर में अपने बच्चे को बाजार जाने के लिए यदि 100 रुपये दिया, तो निश्चित रूप से आप उसका हिसाब मांगते हैं और बच्चा भी आके आपको बताता है। अब देखिए ना, अपराध का गिराफ बढ़ रहा है। आप बिहार राज को कहते हो, लालू राज को कहते थे जंगल राज, अभी तो यहाँ तेजी से लगातार। निश्चित रूप से ये एक चर्चा, ये तो खैर मीडिया का परसेप्शन भी है, और आपके मीडिया का क्या हाल है हिंदुस्तान में, इंडिया में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो नेचुरली है जो हाँ मीडिया में इन चीज़ों की बातें नहीं हो रही हैं। अभी देख लीजिए जो तेलंगाना में एक वहाँ के केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट हो गया, आनन फानन में बिहार सरकार ने घोषणा कर दी, जो उसमें जो बिहार के लोग मारे गए हैं उस घटना में, उनको हम 2-2 लाख रुपए देंगे, घायलों को 50-50 हज़ार रुपये। पीएम मोदी ने भी यह ऐलान कर दिया जो वहाँ उस घटना में हताहतों को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। लेकिन आपकी नीयत पे इसलिए सवाल उठ रहे हैं, जो बच्चे या जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं काम करने के लिए, क्या आप उनको रोक पाने में कितना कामयाब हो? अभी देखिए पिछले हफ्ते मान लीजिए एक आरजेडी के सांसद हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उनको लोकसभा से उन्होंने ये जानकारी मांगी थी, या केंद्र सरकार से उन्होंने आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी थी, जो बिहार से बाहर पलायन करने वाले रजिस्टर्ड मजदूरों या पलायन वालों की संख्या कितनी है, और उस पर उनको ये आंकड़ा दिया गया जो 2,90,00,000 बिहार के लोग बाहर पलायन कर चुके। आप समझिए जो कितना बड़ा फिगर है। इसके लिए क्या किया है सरकार? 20 साल हो गए। आप यदि क्या 10 लड़कों को भी या 100,000 लोगों को भी यदि आप रोक पाने में क्या कामयाब हो पाए? क्या बिहार इन 20 सालों में बाढ़ मुक्त हो पाया? जो बाढ़ की विभीषिका हमने अपने बचपन के दिनों में देखी है, कैसे घुटनों भर पानी और कमर भर पानी लंबे लंबे समय तक रहता है, क्या आज उस स्थितियों में परिवर्तन आया है क्या? देखिए जन स्वराज के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो तो बड़ा सवाल उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार जो हल्ला कर रहे हैं कि 10,000 इधर नौकरियां दी, सबकी लिस्ट बता दें, वो तो उससे भी झूठ बता रहे हैं प्रशांत किशोर। देखिए नौकरियां देना कोई उपलब्धि नहीं है, नहीं उससे भी झूठ कह रहे दिए तो सबको लिस्ट बताइए, किस किस विभाग में किस किस को, पूरी लिस्ट आप जारी करिए।
निश्चित रूप से, लेकिन उसके मुकाबले आप देखिए ना, जो आपके सरकारी पद कितने खाली पड़े हुए हैं, बहुत पड़े हुए हैं। आप ये भी आंकड़ा दे दीजिए, आप बता या दीजिए कल बिहार के- कारखाने कितने खुले आपके यहाँ, बता दें वो आप। भी है, आप बता दीजिए ना। ओपन फ्रंट पे आके आप हर साल पहले रिपोर्ट कार्ड जारी करते जी। थे, लेकिन पिछले 10 सालों में तो कोई रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं हो रहा। आप श्वेत पत्र ले आइए अपनी चीज़ों पे, अपनी सरकार की उपलब्धियों पे, आप अपनी सरकार के कामकाजों पे। मानता है जो, हाँ आपने काम किया है, लेकिन काम यदि मान लीजिए आपकी जगह कोई और भी सत्ता में होता, वो भी काम करता। ऐसा तो नहीं है जो वो बस सत्ता उसने हासिल कर ली और चुपचाप वो घर में जाके बैठ जाएंगे, उसके विधायक बैठ जाएंगे अपनी चीज़ों में। तो ऐसी स्थिति नहीं, तो देखिए, होगी नहीं। तो सवाल इस डिबेट का ये शैलेंद्र जी कि क्या कारण है किसी हिंदू मुस्लिम करना पड़ा, आपने काम किया, ठीक है, बताइए। अब उधर देखिए, आप वोट का पुनरीक्षण फिर से करने चले जा रहे हैं, जबकि भैया फरवरी में आपने फाइनल लिस्ट कर दी थी, उसी लिस्ट के अनुसार लोकसभा का चुनाव हुआ, और उसे आप कह रहे हैं कि वो लिस्ट गलत है, तो यानी कि लोकसभा में जो चुन कर गए 14 लोग वहां से, वो गलत है। बहुत मुश्किल है। देखिए इसमें तो सबसे बड़ी बात तो यही आ जाएगी, जो 8 और ये कहा जा रहा है कि वो इंडिया अलायंस के जो वोटर हैं टारगेटेड, वो देखिए वो तो आएंगे, अभी सवाल आएंगे, लेकिन जी। उसमें भी एक महत्वपूर्ण सवाल यही है, यदि ये चीज़ें चलती रहीं और जो दावे किए जा रहे हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है जो 8 करोड़ जी। जो अभी लगभग इतने वोटर है मतदाता वहाँ। बिहार में है, उसमें से 4.6 करोड़ वोटर को, जी। यानी आधे से भी ज्यादा जी। वोटरों को ये साबित करना होगा जो वो बिहार के वोटर हैं। जी। तो आप इसको दूसरे तरीके में देखिए तो क्या चुनाव इस बार 3.4 करोड़ वोटरों के ही जरिए होगा? जी। दूसरी बात, जो उसमें वैसे लोगों को कैसे लोगों को जोड़े जाएंगे, क्योंकि आपने यह भी व्यवस्था कर रही है सरकार, जो रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों का मान्य होगा जो वहां पे मौके पे मौजूद रहेंगे। जी। जब बीएलओ उनके घर घर जाएंगे, जाएंगे, छुट्टी लेकर उस घर में बीच रहिए आप। और इसी बीच में देखिए, अब बिहार का एक बड़ा हिस्सा जी। बाढ़ में भी प्रभावित रहेगा। जी। तो बाढ़ की स्थितियों में लोग रांची 73% इलाका है बाढ़ से बिल्कुल, प्रभावित। जो ना सिर्फ रांची या पटना, दिल्ली, जी। पटना नहीं मतलब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई और दूसरे बड़े बड़े महानगरों, पंजाब जैसे शहरों से कितने लोग बिहार में बाढ़ के इस दौरान में वापस करने माने, तो क्या उन सभी को आप वोटर लिस्ट से बाहर कर देंगे? जी। तो बहुत ही एकदम आप कह सकते हैं, आपने सही कहा, जो उनकी ना सिर्फ हालत पतली है बल्कि उन्हें साफ तौर पे दिख रहा है, हार दिख रही है। निश्चित रूप से कोई एक मुद्दा उनके पक्ष में नहीं है, कोई एक आप कह सकते हैं जो तबका नहीं है उनके पक्ष में जो वापसी चाह रहा है, जो बिहार में नीतीश कुमार की या एनडीए की सरकार की, बीजेपी की वापसी हो। प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि भाई विस्थापन के लिए क्या किया, प्लान के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया, और दोनों सरकार पर बोलते हैं अब तो डबल इंजन की सरकार, आप लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार तो रही कई साल तक, निश्चित रूप से फिर ये सब करे ना वो। और वो और कहते हैं वो कि भैया गुजरात को देख लीजिए, आजकल बहुत मिलाते हैं प्रशांत किशोर गुजरात और बिहार, कि मोदी जी गुजरात के लिए क्या क्या कर रहे हैं देखिए, और आपके लिए वहां कैसा भाषण देते हैं, क्या घोषणाएं करते हैं, और आपके क्या, आप लॉलीपॉप मिल जाता है खुश हो जाते हैं बिहारी वोटर, और वहाँ बिहार में गुजरात में बड़े बड़े कल कारखाने लग रहे हैं, और आपके एक छोटे से एक स्टॉपेज मिल जाता है तो आप खुश हो जाते हैं। देखिए बिहार की जनता इस पर तैयार है जी। तैयार है उन सभी सवालों के साथ जिसका जवाब आप कह सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर से ले लीजिए, पहलगाम आतंकी हमले को ले लीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ पिछली बार, या उन तमाम चीज़ों को कैसे कैसे आपने नीतीश कुमार को या उसके जरिए सत्ता पाने की कोशिश की, या फिर इसके अलावा जो आप अपनी उपलब्धियों को छोड़ दूसरों को, जो 20 साल पहले जो जंगल राज की बात आप कह रहे हैं उसको आप टारगेट कर रहे हैं चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बिहार की जनता तैयारी कर रखी है, और मुझे लगता है जो इस बार का चुनाव निश्चित रूप से वो मील का पत्थर साबित होगा। सवाल दोनों से उठेंगे, ऐसा नहीं है जो वो मतदाता किसे वोट करेंगे ये उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उनके नज़रिए में यह इस बार तो तय है जो वहाँ सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, वहाँ वैसे लोगों को मौका मिलना चाहिए जो उनके बीच में लगातार खड़ा, चाहे वो प्रशांत किशोर के, क्योंकि 3 साल से प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से ज़मीनी तौर पे मेहनत की है, लोगों के बीच में गए हैं। देखिए आपको मैं सिर्फ एक छोटा सा वाकया याद दिलाता हूँ, जो कैसे 2022 में मुझे लगता है, शायद मैं माफ़ी चाहूँगा यदि मैं गलत हूँ, तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, बहुत आलोचना हुई थी, कह रहे थे लोग इससे क्या होगा और क्या होगा, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ,
वो लोग समझ रहे हैं। तो वैसे ही प्रशांत किशोर ने पूरे 2 साल तक उन्होंने तैयारी की, गांव-गांव घूम-घूम के, इलाके में घूम-घूम के लोगों के बीच में जाकर उनसे बात की, चीज़ें सब कुछ स्पष्ट किया या फिर उसको सुनना, अपनी बातें रखी उनके सामने, जनताओं को जोड़ने की कोशिश की, और 2 साल के बाद वो उन्होंने पार्टी बनाई है। तो एक बड़ा राजनीतिक तौर पे भी कह लीजिए, सामाजिक तौर पे भी कह लीजिए, सांस्कृतिक या तमाम चीज़ों के तौर पर प्रशांत किशोर ने जो उपलब्धि या जो एक आप कह सकते हैं अनुभव हासिल किया उन 2 सालों में, उसका परिणाम है जो उन्होंने जनसुराज पार्टी का गठन देर से किया, महज 6 से 8 महीने पहले किया। और जब उन्होंने पार्टी का गठन किया और जो वो पहली बार उस पार्टी के सहारे वो चुनाव में उतरी, तो उसने 10% वोट हासिल करके वैसे लोगों को अपना संकेत दे दिया जो उन्हें बिहार की राजनीति में आप कह सकते हैं जो मतलब कि आप महत्वहीन मान रहे थे। लेकिन बावजूद इसके सवाल इस बार उनके लिए भी हैं, प्रशांत किशोर के लिए भी, तेजस्वी यादव के लिए और नीतीश कुमार। देखिए, बड़ा सवाल है ये जो हिंदू मुस्लिम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ भी सुनी जाती है। ठीक है कि संख्या बल होता है, लेकिन सुनी जाती है, सुनी जाती रही है। अब तक नेहरू जी भी सुनते रहे, इंदिरा गांधी भी सुनती रहे हैं, सलाह लिया करते थे इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी से, है ना, और उसके नेहरू जी लोहिया से सलाह लिया करते थे, राजीव गांधी सलाह लिया करते थे, वाजपेयी जी से। जी। तो और ये, और अभी जो वक्फ एक्ट की बात चल रही है, समर्थन में अगर 288 मत मिले उनको लोग सदन में, तो 232 मत विरोध में मिले हैं, तो उनकी भी तो कोई आवाज है ना। बिल्कुल। और जबकि सभी मुस्लिम नहीं है, खाली मात्र 24 मुस्लिम सांसद हैं, यानी कि नन मुस्लिम उनका समर्थन मिल, विरोध में रहे वो। तो आप सबको कह देना कि शरिया लागू होगा, सबको कह देना नमाजवाद है, दिक्कत, समाजवाद को नमाजवाद कह देना, कितनी बड़ी बात है, आप बताइए। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये सब। और आप सीधे तौर पे कह सकते हैं जो लोग आपके भी क्षेत्र में हैं जी, आप उनको भी अपने, जब आप सांसद चुन ले जाते हैं तो आप सभी के सांसद होते हैं। आप सिर्फ अपने वोटर जिन्होंने वोट किया, आप सिर्फ उनके सांसद नहीं होते। लेकिन यदि आपने इस तरीके का बयान दिया तो आप ये मान बैठे जो जिन लोगों ने आपको वोट नहीं किया, या तो आप उन इलाकों में या उन चीज़ों को आप काम नहीं करेंगे, या उनको उसको आप अपने आप का प्रतिनिधि नहीं मानते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान। और उन्हीं के पार्टी के लोगों ने विरोध किया। सुधांशु त्रिवेदी है ना, प्रवक्ता है जो भारतीय जनता पार्टी, जिस टीवी चैनल पर ये बात कह रहे थे, तुरंत वहीं थे लोजपा आर, चिराग पासवान की जो पार्टी, उसके प्रवक्ता थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने तत्काल विरोध किया कि मैं विरोध दर्ज करता हूँ, गलत कह रहे हैं, ये समाजवाद की एक परंपरा रही है, आप उसको नमाजवाद कह रहे हैं, आप फिर आप पूजावाद कहेंगे आप किसी चीज को। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि आप नमाज वो पूजा पद्धति है। हाँ? वो कोई ऐसा नहीं है जो आप कोई एक नई रिवायत है, बिल्कुल नहीं, कोई वाद है, कोई परंपरा नहीं है ना, और कोई एक उसकी निजी मामला, पर्सनल अपनी निश्चित रूप प्रार्थना की पद्धति है, पूजा पद्धति है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में सच में उसको धर्म से जोड़ देना और उन चीजों को, और कुछ भी कह देना, कोई भी बातों को लेकर किसी से भी तरीके से, जैसा आपने कहा ना, जो निश्चित रूप से देखिए ये हिंदू मुसलमान करने की ही एक कोशिश है, उसी के आधार पर अपने वोटों का ध्रुवीकरण करने की, लोगों को मतलब बांट देने की। आप अभी देख लीजिए ना, जब आप अभी श्रावणी मेला रहा, और बिहार में देखिएगा जो कैसा माहौल रहता, कैसे मुस्लिम समाज के लोग वो जो कांवड़ यात्रा के, हाँ जाते भी है, और कांवड़ पथ भोले जाते हैं, कांवड़ पथ में कैसे वो उन कांवड़ियों की सेवा में वो कई जगह शिविर लगाते हैं। बिल्कुल, वो आप देख लीजिएगा जो कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें वहाँ आएंगे। बावजूद इसके ये कर रहे हैं ना, तो इस बार इनका कुछ चलने वाला नहीं है। बिहार की जनता तय कर रखी है जो क्या उनको जवाब देना हो और किस तरीके से जवाब देना है। इन तमाम नेताओं के दावे, वादे, बयान सब धड़े के धड़े रह जाएंगे, और इस बार बिहार कुछ नया करने वाला। बिल्कुल शैलेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बदलाव तय है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए कुछ भी कर ले, बिहार की जनता देख रही है, समझ रही है, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं चलने वाला है। हालांकि उनका वही एक अंतिम अस्त्र है भाजपा का, वो कोशिश करेगी खेलने की, लेकिन बिहार की जनता होशियार है, समझदार है। चलिए साथियों, हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपसे वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम दोनों को आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।